साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती की टोटल 19 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें से उनकी 7 फिल्में हिट रही थीं और बाकी फिल्में फ्लॉप या एवरेज साबित हुई थीं और उनमें से एक फिल्म लड़ाई भी थी। इस फिल्म में हमें एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट देखने को मिली थी और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने बाप बेटे का डबल रोल निभाया था, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। वैसे तो मिथुन चक्रवर्ती ने डबल रोल में बहुत सारी फिल्में करी हैं, जैसे कि परमात्मा, आमने सामने, कैदी, हत्यारा, गरीबों का देवता, जल्लाद जैसी फिल्में, और फिल्म जल्लाद के लिए मिथुन चक्रवर्ती को बेस्ट विलन का अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन फिल्म लड़ाई में मिथुन चक्रवर्ती के बाप बेटे का साथ में एक भी सीन नहीं है। उन्होंने जितना शानदार रोल बेटे शेरा का निभाया था, उससे कई गुना शानदार और अच्छा रोल निभाने में बाप की पूरी कोशिश की थी। पर्दे पर इन दोनों किरदारों के बीच का अंतर साफ दिखाने के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज के साथ एक बहुत ही अनोखा और साहसिक प्रयोग किया था। मिथुनदा ने इस रोल को पूरी प्रामाणिकता के साथ निभाने का फैसला किया। बुजुर्ग पिता के किरदार की डबिंग करते समय अपनी आवाज में भारीपन, उम्र का असर और बुजुर्गों जैसी स्वाभाविक कांपती हुई आवाज लाने के लिए उन्होंने डबिंग रूम में अपने गले पर एक स्कार्फ को कसकर बांध लिया था। गले पर दबाव पड़ने की वजह से उनकी आवाज एकदम बदल गई और वह बिल्कुल एक थके हुए, बूढ़े और लाचार पिता जैसी सुनाई देने लगी। जब स्टूडियो में मौजूद क्रू ने इस आवाज को सुना तो वे मिथुन चक्रवर्ती की इस शिद्दत और समर्पण को देखकर दंग रह गए थे। मिथुन दा की इसी कड़ी मेहनत और आवाज के जादुई बदलाव की वजह से थिएटर में दर्शकों के लिए यह पहचानना मुश्किल हो गया था कि पिता और बेटे दोनों के संवाद खुद मिथुन चक्रवर्ती ने ही बोले हैं। इस फिल्म में रेखा का एक अहम किरदार था। उन्होंने इस मूवी में एक वकील का कैरेक्टर निभाया था और इस फिल्म से पहले वह मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म मुझे इंसाफ चाहिए में एक साथ काम कर चुकी थीं और उस फिल्म में भी उन्होंने एक वकील का ही कैरेक्टर निभाया था। वैसे उन्होंने मिथुन के साथ कई सारी फिल्मों में काम किया था, जैसे कि जाल, दो अनजाने, जिसमें लीड एक्टर की भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई थी और इसमें सिर्फ कुछ ही मिनट का मिथुन चक्रवर्ती का रोल था, और फिर बाद में निशाना और भी कई सारी फिल्मों में काम किया। रेखा उस समय इंडस्ट्री की बहुत बड़ी स्टार थी। जब उन्हें पता चला कि फिल्म का एक मुख्य और आकर्षक गाना केवल डिम्पल कपाड़िया पर फिल्माया जा रहा है, तो उन्हें लगा कि इससे डिम्पल का स्क्रीन प्रेजेंस उन पर भारी पड़ सकता है। उन्होंने डायरेक्टर दीपक शिवदासानी को साफ कह दिया था कि या तो इस गाने को फिल्म से हटा दिया जाए या फिर इसमें उन्हें रेखा को भी शामिल करके डिम्पल के साथ दोबारा शूट किया जाए। निर्देशक दीपक शिवदासानी ने रेखा जैसी बड़ी स्टार के दबाव के आगे झुकने से साफ मना कर दिया था। उनका मानना था कि अगर गाने में जबरदस्ती बदलाव किया गया तो फिल्म की स्क्रिप्ट और कहानी की निरंतरता पूरी तरह खराब हो जाएगी। आखिरकार गाना वैसे ही रखा गया जैसा प्लान था। इस फिल्म में अर्चना पूरन सिंह ने भी एक छोटा सा रोल निभाया था, जो अनुपम खेर की वाइफ बनी हुई नजर आती है। यह वही अर्चना पूरन सिंह है जो आपको द कपिल शर्मा शो में देखने को मिलती है। डायरेक्टर अर्चना पूरन सिंह और अनुपम खेर के बीच में एक किसिंग सीन फिल्माना चाहते थे, लेकिन अर्चना पूरन सिंह इस सीन को करने में नर्वस थीं और जब यह बात अनुपम खेर को पता लगी तो उन्होंने डायरेक्टर से बोलकर इस सीन को फिल्म से ही हटवा दिया था। वैसे फिल्म में मुख्य खलनायक दीनानाथ की भूमिका अनुपम खेर ने निभाई थी, लेकिन निर्देशक दीपक शिवदासानी की पहली पसंद बॉलीवुड के सबसे खूंखार विलेन अमरीश पुरी थे। अमरीश पुरी को ध्यान में रखकर ही वह भारी भरकम और क्रूर विलेन का किरदार लिखा गया था, लेकिन उस दौरान उनके पास दूसरी फिल्मों की व्यस्त तारीखें थीं, जिसके कारण वे इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। आखिरकार यह रोल अनुपम खेर के पास गया। हालांकि फिल्म हिट रही, लेकिन रिलीज के बाद कई समीक्षकों और दर्शकों का यह मानना था कि अगर अमरीश पुरी इस रोल में होते तो मिथुन के साथ उनका मुकाबला और ज्यादा खतरनाक दिखता। आदित्य पंचोली वाले किरदार के लिए पहले उस दौर के एक अन्य उभरते हुए एक्शन हीरो को आजमाने का विचार था। ऐसा बताया जाता है पहले आदित्य पंचोली वाले रोल के लिए चंकी पांडे को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके पास इस फिल्म के लिए डेट्स नहीं थी। निर्देशक के साथ अच्छे पारिवारिक संबंधों और सटीक डेट्स मिलने के कारण आदित्य पंचोली को फाइनल किया गया था। वैसे आदित्य पंचोली ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, जैसे कि गरीबों का दाता, जंग, रावण राज, देवता और भी कई सारी फिल्में। मुख्य अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती शुरू से ही इस स्क्रिप्ट के लिए पहली और आखिरी पसंद थे, क्योंकि डबल रोल पिता और बेटे के लिए उनके जैसा मास अपील वाला एंग्री यंग मैन ही मेकर्स
मेकर्स को चाहिए था। अभिनेत्रियों की बात करें तो रेखा, डिम्पल कपाड़िया और मंदाकिनी जैसी विशाल स्टार कास्ट को एक साथ लाना आसान नहीं था। फिल्म में रेखा वाले वकील के कड़क किरदार के लिए शुरुआती चर्चा के दौरान इंडस्ट्री की एक और दिग्गज अभिनेत्री के नाम पर विचार हुआ था, लेकिन रेखा की दमदार आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस को देखते हुए उन्हें साइन किया गया। डिम्पल कपाड़िया को बिल्लो के मॉडर्न और बोल्ड रोल के लिए चुना गया था। वहीं मंदाकिनी को लेकर कहानी में थोड़ा विवाद रहा। इस फिल्म में मंदाकिनी ने आदित्य पंचोली के अपोजिट काम किया था। मंदाकिनी को जब इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था तब उन्हें एक बड़ा और विस्तृत रोल सुनाया गया था, लेकिन शूटिंग के अंतिम दौर में समय की कमी और तारीखों के तालमेल मैच न होने के कारण उनके रोल को काफी छोटा कर दिया गया। मंदाकिनी ने खुद बताया था कि असल जिंदगी में मंदाकिनी आदित्य पंचोली को अपना भाई मानती थी। उनका कहना था कि आदित्य का चेहरा उनके सगे भाई से बहुत मिलता है, इसलिए वो उनके काफी करीब थीं। मंदाकिनी इस बात से बेहद नाराज थीं कि उन्हें केवल 3 दिनों की शूटिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने आदित्य पंचोली और मेकर्स के साथ पुरानी दोस्ती के खातिर फिल्म नहीं छोड़ी और अपना कैमियो रोल पूरा किया। इस तरह तारीखों की उठापटक और कई बदलावों के बाद लड़ाई की यह यादगार स्टारकास्ट तैयार हुई थी। फिल्म लड़ाई का नाम शुरुआती दौर में सत्यराज तय किया गया था और पूरी प्रोडक्शन डायरी में इसे इसी नाम से रजिस्टर किया गया था। बाद में मेकर्स द्वारा इसका नाम बदलकर लड़ाई रखने का मुख्य कारण फिल्म की कहानी का मिजाज और इसका एक्शन जॉनर था। यह फिल्म पूरी तरह से पारिवारिक दुश्मनी, बदले और जबरदस्त संघर्ष पर आधारित थी। मेकर्स को लगा कि सत्यराज नाम सुनने में थोड़ा सीधा साधा या किसी सामाजिक पारिवारिक ड्रामा जैसा महसूस होता है, जो फिल्म के भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ न्याय नहीं कर रहा था। इसके विपरीत लड़ाई शब्द सुनते ही दर्शकों के दिमाग में सीधे तौर पर धमाकेदार एक्शन, टकराव और सस्पेंस का एहसास पैदा होता था। चूंकि उस दौर में मुख्य अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की छवि एक बहुत बड़े एक्शन हीरो की बन चुकी थी, इसलिए फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाने और दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने के लिए अंतिम समय पर इसका नाम बदलकर लड़ाई कर दिया गया। वैसे इस फिल्म को 3 नवंबर 1989 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म का क्लैश हुआ था अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की फिल्म परिंदा के साथ। जब ये दोनों फिल्में रिलीज हुईं, तो शुरुआती बॉक्स ऑफिस पर लड़ाई ने बाजी मारी और परिंदा से कहीं ज्यादा बड़ी और बम्पर ओपनिंग ली थी। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स वाले इलाकों में मिथुन चक्रवर्ती का जबरदस्त क्रेज था, जिसकी वजह से लड़ाई के शोज हाउसफुल चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, बॉक्स ऑफिस का पूरा गणित बदल गया। परिंदा फिल्म को समीक्षकों से बेहद शानदार रिव्यू मिले और माउथ पब्लिसिटी की वजह से बड़े शहरों और मल्टीप्लेक्स क्लास सेंटर्स में इस फिल्म ने रफ्तार पकड़ ली। हालांकि लड़ाई ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत निकालकर सेमी हिट का टैग हासिल किया और अच्छी कमाई की, लेकिन धीरे धीरे परिंदा कमाई के मामले में काफी आगे निकल गई। परिंदा ने भारत में लड़ाई से करीब 1 करोड़ रुपए ज्यादा का नेट कलेक्शन किया और अंत में साल 1989 की हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। अगर बात करें फिल्म के बजट की, तो इसका बजट 2 करोड़ 25 लाख के आसपास रखा गया था। इसने इंडिया में 3 करोड़ 50 लाख और वर्ल्ड वाइड मिलकर 5 करोड़ 75 लाख की कमाई करी थी और यह एक सेमी हिट मूवी साबित हुई थी। अगर बात करें फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो उसे 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और यह सन 1989 की पैसे कमाने के मामले में 22वें नंबर पर रही थी। पहले नंबर पर थी मैंने प्यार किया, दूसरे पर राम लखन और तीसरे नंबर पर त्रिदेव थी। इस फिल्म में टोटल 5 गाने रखे गए थे जो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। इस कमर्शियल मसाला फिल्म के साउंड ट्रैक की सबसे अनोखी बात यह थी कि इसके कुल 5 गानों में से 3 गानों को मशहूर पॉप स्टार अलीशा चिनॉय ने गाया था। आमतौर पर उस दौर की फिल्मों में कविता कृष्णमूर्ति या अलका याग्निक का दबदबा होता था, लेकिन इस फिल्म में अनु मलिक ने अलीशा की वेस्टर्न और मॉडर्न आवाज का इस्तेमाल डिम्पल कपाड़िया और अन्य अभिनेत्रियों के गानों मेरा नाम, बिल्लो बिल्लो, लव लव लव, हर मर्द की 3 कमजोरी के लिए किया। फिल्म के अंत में जो खतरनाक एक्शन और कोर्ट के बाहर के ड्रामेटिक सीक्वेंस दिखाए गए हैं, उनकी शूटिंग के लिए सेट बनाने के बजाय मुंबई और उसके आसपास की बिल्कुल वास्तविक लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया था। थॉमस ए जेवियर के कैमरे ने इन दृश्यों को बिना किसी VFX के इतनी खूबसूरती से कैद किया कि फिल्म आज भी दिखने में बेहद सजीव लगती है। फिल्म का सबसे लोकप्रिय गाना तू मेरा बॉयफ्रेंड मैं गर्लफ्रेंड तेरी था।
बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गाने को संगीत देने के साथ साथ खुद अनु मलिक ने अलका याग्निक के साथ मिलकर गाया भी था। यह गाना उस साल शादियों और डिस्को क्लबों की पहली पसंद बन गया था। फिल्म लड़ाई की सबसे बड़ी खासियतों में से एक यह थी कि इसमें दर्शकों को गुलशन ग्रोवर, सतीश शाह और उनके साथ अनुपम खेर, विलेन दीनानाथ जैसे कई नामी चेहरे एक साथ विलेन के रूप में नजर आए थे। आमतौर पर बॉलीवुड फिल्मों में अभिनेता सतीश शाह को अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और मजेदार किरदारों के जरिए दर्शकों को हंसाने के लिए जाना जाता है। 80 और 90 के दशक में उन्होंने ज्यादातर कॉमेडी रोल ही किए, लेकिन फिल्म लड़ाई में निर्देशक दीपक शिवदासानी ने उन्हें एक बिल्कुल अलग और अनोखे विलेन रूप में पेश करके सबको चौंका दिया था। इस फिल्म में सतीश शाह और बैडमैन के नाम से मशहूर गुलशन ग्रोवर मुख्य विलेन के खूंखार गैंग का हिस्सा बने थे। जहां एक तरफ गुलशन ग्रोवर ने पीटर नाम के शातिर अपराधी के रूप में अपना चिर परिचित खौफनाक अंदाज दिखाया, वहीं सतीश शाह ने कॉमेडी की दुनिया से बाहर निकलकर इस गंभीर एक्शन ड्रामा फिल्म में एक बेहद क्रूर और चालाक विलेन की भूमिका निभाई। सतीश शाह के लिए यह किरदार उनके करियर के पारंपरिक ढर्रे से बिल्कुल जुदा था। उन्होंने अपने इस नकारात्मक रोल को इतनी शिद्दत और बारीकी से पर्दे पर उतारा कि दर्शक उन्हें देखकर दंग रह गए थे। इन दोनों कलाकारों ने मिलकर मिथुन चक्रवर्ती शेरा के खिलाफ जो चालें चली और जिस तरह से दमदार एक्शन सीन्स को अंजाम दिया, उसने फिल्म के रोमांच को दोगुना कर दिया था। बिना किसी लाउड कॉमेडी के केवल अपने गंभीर हाव भाव और सधे हुए संवादों के दम पर सतीश शाह ने यह साबित कर दिया कि वे जितने बेहतरीन कॉमेडियन हैं, उतने ही बेमिसाल खलनायक भी बन सकते हैं। वैसे इस फिल्म में हमें कई सारी मिस्टेक भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि फिल्म के एक सीन में फिल्म के विलेन को जब शेरा मिथुन चक्रवर्ती और अमर आदित्य पंचोली मिलकर बुरी तरह मारते हैं, तो अमर बार बार चिल्लाता है, दयानंद मार, दयानंद मार। इसके बाद वे उसके पेट में लोहे का सरिया रॉड घुसा देते हैं। अमर यह सब इसलिए बोलता है ताकि मरता हुआ गुंडा यह समझे कि उसे दयानंद अनुपम खेर के आदमियों ने मारा है। वह गंभीर रूप से घायल विलेन तड़पते हुए सीधा दयानंद अनुपम खेर की हाई प्रोफाइल पार्टी में पहुंचता है। वहां रेखा, मिथुन और कई बड़े लोग मौजूद होते हैं। ये बकवास करता है, ये खून मैंने नहीं किया। You are under arrest, Mr. दीनानाथ। वह गुंडा सबके सामने चिल्लाता है, दयानंद ने मुझे मारा है, और वहीं दम तोड़ देता है। तुरंत वहां पुलिस आती है और बिना सोचे समझे दयानंद मतलब अनुपम खेर को गिरफ्तार करके ले जाती है। यह लॉजिकली पूरी तरह से गलत है। कानून और पुलिस के नियमों के मुताबिक किसी भी मरने वाले इंसान के बयान पर तुरंत किसी रसूखदार व्यक्ति को सीधे जेल नहीं भेजा जा सकता जब तक कि उसकी जांच न हो। पुलिस ने यह जांचने की जहमत ही नहीं उठाई कि मर्डर स्पॉट पर कौन मौजूद था। उस लोहे के सरिये पर शेरा मिथुन के फिंगरप्रिंट्स साफ मौजूद थे। अगर पुलिस थोड़ी भी जांच करती तो उन्हें तुरंत पता चल जाता कि हत्या दयानंद ने नहीं बल्कि शेरा ने की है। पुलिस ने मरते हुए गुंडे के मुंह से दयानंद का नाम सुना भी नहीं था और सीधे उसे कातिल भी मान लिया, जो कि पूरी तरह से नामुमकिन और केवल 80 के दशक की फिल्मों में दिखने वाला फिल्मी लॉजिक था। ऐसी और भी कई सारी फिल्म में मिस्टेक थी। तो दोस्तों, ये तो हुए इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स। क्या आपने ये मूवी देखी है? अगर देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी थी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ।